ओके, इंड एस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये मॉडल में पहले इंक्लूड नहीं किया था, इसको भी रिसेंटली सप्लीमेंट्री के थ्रू इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया है। इंड एस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये ऐसे एसेट्स के लिए एप्लीकेबल है कि जो नॉर्मल इन द नेचर ऑफ लैंड बिल्डिंग वगैरह है, लेकिन तो लोग उसको यूज करने का इंटेंशन नहीं रखते। तुम लोग का इंटेंशन है कि जब भी उसका प्राइस बढ़ेगा तो तुम बेच दोगे, ठीक है, या फिर उसको एक्सचेंज करोगे या कुछ और काम अदर देन यूज, उसको लीज पे देना है, रेंटल कमाना है वगैरह। बिजनेस यूज के लिए तुम लोग वो प्रॉपर्टी को यूज नहीं करने वाले, तो उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जनरली इस पे लैंड एंड बिल्डिंग कवर होता है, ठीक है, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो this standard prescribes the accounting treatment of investment property and related disclosure. Investment properties is a property, land or building or part of building or both. ठीक है, it can be either land or building, ठीक है, or only part of the building or land or building both, combination of both. Held by owner or by lessee is a right to use the asset, to earn rental of a capital appreciation or both, and it dealt in Ind AS 40. ये डेफिनेशन हुआ ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके ये एलाबोरेट करने को ट्राई करता हूँ। सपोज गोदरेज है, उसके पास कोई लैंड या बिल्डिंग अवेलेबल, लैंड अवेलेबल है, ओपन स्पेस अवेलेबल है। अगर गोदरेज वहाँ पे लैंड परचेज करके रखा है, फॉर एग्जांपल सपोज गोदरेज ने एक पर्टिकुलर लोकेशन कि जो अभी काफ़ी अंडर वैल्यूड है, लैंड बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल है, तो वहाँ पे एकर्स के एकड़ लैंड परचेज कर लिया। अब जस्ट वो वेट कर रहा है कि वहाँ पे कोई डेवलपमेंट हो, वहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज आए, पॉपुलेशन बढ़े, वो लैंड का वैल्यू बढ़ेगा, या फिर वहाँ से हाईवे वगैरह पास हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पे लैंड का वैल्यू वगैरह बढ़ेगा। तो ऑटोमेटिकली व्हेन द वैल्यू ऑफ लैंड विल इंक्रीज, ठीक है, या तो उसको सेल कर देगा, या तो वहाँ पे बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट करेगा और फ्लैट वगैरह सेल करेगा, उसका प्रॉपर्टी बिजनेस भी है, ठीक है। तो अगर वो सपोज वो लैंड को होल्ड कर रहा है जस्ट फॉर रीसेल पर्पस, तो वहाँ पे उसका जो ऑब्जेक्टिव है इज कैपिटल एप्रिसिएशन। उससे अगर सपोज ये लैंड जो है वो 10 लाख में खरीदा, कुछ साल बाद उसको लैंड का वैल्यू 15 लाख 20 लाख मिल रहा है, तो दे विल सेल इट ऑफ, तो वो कैपिटल एप्रिसिएशन है, तो हम लोग उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो लैंड को परचेज करके रखा है फ्रॉम द फॉर द इंटेंशन ऑफ बीइंग यूज्ड एज डेवलपमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, वहाँ पे जब ये एरिया डेवलप होगा, वो लोग वहाँ पे बिल्डिंग वगैरह बनाएंगे, फ्लैट वगैरह सेल करेंगे, प्रॉपर्टी बिजनेस जो लोग का है गोदरेज प्रॉपर्टीज, उसके लिए लोग लैंड को यूज करेंगे। सो दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नाउ, क्योंकि उसका जो इंटेंशन है वो कैपिटल एप्रिसिएशन या सेल नहीं है। देयर इंटेंशन इज टू डेवलप दैट प्रॉपर्टी फॉर देयर ओन बिजनेस, ठीक है। अब इस पे एक पॉइंट और वो लोग ने ऐड किया, वो ये है कि अगर सपोज हम लोग लैंड के ऑनर नहीं है, तो भी वो प्रॉपर्टी को अपना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज गोदरेज ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एज्यूम करो कि अहमदनगर एरिया में एक बहुत बड़ा एकर्स ऑफ एकर्स का जो लैंड है वो लीज पे ले लिया। लीज पीरियड डिटरमाइन हुआ है सपोज 30 ईयर्स, 30 साल के लिए वो लीज पे ले लिया, ठीक है। अब वो लैंड को बेच नहीं सकते, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि वो लीज पे, वो अपना ओनरशिप नहीं है। तो कैपिटल एप्रिसिएशन कैन नॉट बी द रियल पर्पस ऑफ होल्डिंग दैट प्रॉपर्टी। तो वो लोग क्या करेंगे, सपोज वो लोग को आइडिया आ चुका है कि अहमदनगर एरिया में कुछ इंडस्ट्रीज आने वाली है, ठीक है, और वो लोग को लैंड वगैरह रिक्वायर्ड रहेगा। तो इफ वी टेक आउट द लीज फॉर 30 ईयर्स, 30 साल 40 साल 50 साल के लिए लीज ले लिया महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, तो वी कैन सबलेट, ठीक है, उसको सबलेट कर सकते हैं टू सम अदर कंपनीज फॉर रेंटल इनकम। तो हमने क्या किया, वो लैंड अपने नाम पे लीज पे ले लिया। अभी हम लोग को राइट है कि वो लैंड को तुम लोग कैसे यूज करोगे, वहां पे तुम लोग अपनी कंपनी का बिल्डिंग बनाओ, या तो उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज करो, या तो तुम लोग वहां पे उसको किसी को सबलेट करो, किसी और को रेंट पे दे दो, या तो तुम लोग वहां पे माइनिंग करो, ठीक है, जो भी यूज है वो तुम लोग को राइट है।
Now the control over that land वो अपने पास है. We can use that land for any purpose. Just we need to pay lease rental to the state government of Maharashtra. ठीक है. तो ये केस पे even though that land does not belong to us, that can be treated as investment property because the purpose of owning that land is to earn rental income or some other income other than for on business purpose. Everyone समझ में आया? It is different from owned occupied property which is held or by lessee as a right of use of asset for use in the production or supply of goods or services or for administrative purpose. तो अगर तुम लोग को खुद अपने प्रोडक्शन पर्पस के लिए अगर वो लैंड यूज करने वाले हो या फिर अपने एडमिन के लिए ऑफिस बिल्डिंग वगैरह के सबसे यूज करने वाले हो तो दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. उसका सोल पर्पस है कि टू यूज दैट लैंड फॉर रेंटल और कैपिटल एप्रिसिएशन. ठीक है. अगर तुम लोग खुद के बिजनेस के लिए कोई भी पर्पस यूज कर रहे हो एज अ फैक्ट्री बिल्डिंग और ऑफिस बिल्डिंग और ये सेल्स का शोरूम वगैरह फॉर एनी पर्पस अगर तुम लोग यूज कर रहे हो सो दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. Following are some of the examples of investment property. Land held for long-term capital appreciation rather than for short-term sale in the ordinary course of business. अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल पर्पस के लिए अगर हमने कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए अगर यूज किया है so that can be counted as investment property. Land held for currently undetermined future use. If the entity has determined that it will be used, it will use that land for owner occupied property or short term sale in the ordinary course of business. ठीक है. The land is regarded as held for capital appreciation. तो अगर तुम लोग को उसको सेल करके कुछ प्रॉफिट वगैरह कमाना है ठीक है तो भी वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में काउंट होगा. सिर्फ उसका तुम लोग को बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं करना. ठीक है. The building owned by the entity or held by entity under finance lease and lease out under one or more operating leases. ठीक है. तो अगर तुम लोग को प्रॉपर्टी तुम लोग के पास है जिसको तुम लोग सबलेट कर दो. ऑपरेटिंग लीज फाइनेंस लीज तुम लोग को आगे के इंडेक्स पे पता चलेगा कि वो क्या है. अभी फॉर द टाइम बिंग ये सब लीज का एग्जांपल है यानी कि तुम लोग उसको लीज आउट कर रहे हो टू सम अदर एंटिटी. ठीक है. सबलेट करके से बोलते हैं. Building that is vacant but is held to be leased out under one or more operating leases. तो अगर तुम बिल्डिंग को लीज पे देने वाले हो बिल्डिंग वैकेंट है लीज पे देने वाले हो. ये DHFL वगैरह बहुत सारी कंपनीज है जो अलग अलग एरिया में बिल्डिंग बनाती है और छोटे छोटे जो ऑफिस रहते हैं वो लोग को स्पेस ऑक्यूपाइड के हिसाब से रेंटल पे दे देती है. ठीक है. जैसे अगर सपोज मैंने कोई कंपनी स्टार्ट किया मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं खुद का ऑफिस परचेस करूँ तो ये DHFL वगैरह के बिल्डिंग रहते हैं. ठीक है. तो दोनों को बिल्डिंग में वो लोग अलग अलग उन्होंने कैबिन्स बना के रखे रहते हैं. पूरा वेल फर्निश्ड एवरीथिंग इज देयर. इलेक्ट्रिक फिटिंग से लेके सब कुछ एकदम पॉश ऑफिस उन्होंने बना के रखा है. सिर्फ तुम लोग कितने क्यूबिक ऑक्यूपाई कर रहे हो कितने कैबिन्स ऑक्यूपाई कर रहे हो उतना कैबिन्स का दोनों को पैसा देना पड़ेगा. तो पूरा ऑफिस तुम लोग का नहीं होगा. वो पूरा फ्लोर या पूरा गाला तुम लोग का नहीं होगा. एक बड़ा सा प्रीमाइसेस रहेगा. फॉर एग्जांपल 4 माले का बिल्डिंग है. फर्स्ट फ्लोर पे तुम लोग 4 कैबिन्स ऑक्यूपाई करने वाले हो. तुम लोग को 4 कैबिन का पैसा देने का. तुम लोग के बाजू में दूसरे कंपनी का कैबिन्स रहेगा. ठीक है. तो वो शेयरिंग बेसिस पे तुम लोग को लीज पे दिया जाता है. तो पूरा का पूरा फ्लोर या पूरा का पूरा गाला शटर बंद किया तो तुम लोग का सेपरेट हो गया. ऐसा नहीं रहता. तुम लोग के बाजू में दूसरे कंपनी का कैबिन रहता है. तो वैसे बेसिस पे लोग वो लीज पे देते हैं. ठीक है. तो वो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में काउंट होगा फॉर DHFL. प्रॉपर्टी दैट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड और डेवलप फॉर फ्यूचर यूज इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. अभी अगर हम लोग उसको कंस्ट्रक्ट करें या डेवलप करें जिसको फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के हिसाब से यूज करने वाले. अब इसका वैल्यूएशन कैसे होगा ये देखो.
अगर वो प्रॉपर्टी ऑन्ड है तो उन्होंने खुद का प्रॉपर्टी खरीदा है तो वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, ठीक है। ये कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा, यानी कि जो प्राइस उन्होंने पे किया टू एक्वायर द प्रॉपर्टी वो प्राइस पे रिकॉर्ड होगा, उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करना है। ये इंडेक्स स्पेसिफिकली बोल रहा है कि वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो लीज पे है, ठीक है, वो भी दोनों को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। इस पर इंडेक्स 116 लीज अकाउंटिंग है, ठीक है। तो लीज अकाउंटिंग के हिसाब से तुम लोग उसको रिकॉर्ड करोगे, तुम लोग उसको रिकॉर्ड करोगे इंडेक्स के हिसाब से, इंडेक्स 116 के हिसाब से कॉस्ट। उसका कॉस्ट कैसे मेजर करना है वो इंडेक्स 116 पे दिया हुआ है। The entity shall adopt its accounting policy of cost model for subsequent measurement for all its investment properties. ये जो पीपी है ना, जो पीपी वाला इंडेक्स है, जो पीपी वाला इंडेक्स है वो इंडेक्स तुम लोग को दो अलग अलग ऑप्शन देता है कि तुम लोग या तो उसको कॉस्ट मॉडल पे रिकॉर्ड कर सकते हो या तो तुम लोग उसको रिवैल्यूएशन मॉडल पे रिकॉर्ड कर सकते हो। कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या डिफरेंस है? कॉस्ट मॉडल बोला तो ट्रेडिशनल अपना अकाउंटिंग, हम लोग कॉस्ट लिखेंगे, एवरी ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो डब्ल्यूडीवी आते जाएगा। और रिवैल्यूएशन मॉडल इंडेक्स ने दिया है, वो क्या बोलता है कि तुम लोग सबसे पहले सपोज फॉर एग्जांपल मैंने एक बिल्डिंग खरीदा तो मैंने उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया। नेक्स्ट ईयर में मैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ, उसका डब्ल्यूडीवी कम हो गया, और एक साल गया मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, डब्ल्यूडीवी कम हो रहा है। जबकि रियलिटी में क्या हो रहा है, मेरा डब्ल्यूडीवी कम नहीं हो रहा है, मेरा मार्केट प्राइस बढ़ रहा है, वो बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो हर साल मैं उसको रीवैल्यू कर सकता हूँ। तो अगर सपोज मैंने वो 1 CR में खरीदा, 1 करोड़ में खरीदा, सपोज 2 साल बाद उसका वैल्यू 1 करोड़ 10 लाख हो गया, तो मैं 10 लाख का गेन रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। रिवैल्यूएशन रिजो करके रिजो क्रिएट होता है, उस पर मैं गेन रिकॉर्ड करूंगा 10 लाख का, ठीक है। जब भी मैंने उसको रिवैल्यू किया तो नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड से डेप्रिसिएशन 1 करोड़ 10 लाख पे जाएगा, ठीक है। 1 करोड़ 10 लाख पे जाएगा। तो ये रिवैल्यूएशन मॉडल वहां पे दिया हुआ है, तुम लोग हर साल एसेट्स को रिवैल्यू कर सकते हो। लेकिन ये इंडेक्स क्या बोलता है कि तुम लोग को कंपलसरी कॉस्ट मॉडल यूज करना है, रिवैल्यूएशन मॉडल तुम लोग को यूज करना अलाउड नहीं है, सिर्फ कॉस्ट मॉडल यूज करना। यानी कि जो प्राइस पे तूने प्रॉपर्टी को खरीदा वो प्राइस पे रखो, उसको फेयर वैल्यू पे लेके मत जाओ। और ऑब्वियसली ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है तो इसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, ये कॉस्ट पे ही कंटिन्यू चलते रहता है, ठीक है। इवन दो डिप्रिशिएबल एसेट है, बिल्डिंग डिप्रिशिएबल एसेट है, लेकिन उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है, दैट इज नॉट पीपी। पीपी अलग है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अलग है। The standard requires all entities to measure fair value of investment property for the purpose of disclosure, even though they are required to follow the cost model. हर साल जब तुम फाइनल अकाउंट बनाओगे तो बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रहेगा वो कॉस्ट पे ही लिखोगे, लेकिन उसके नीचे नोट्स टू अकाउंट्स पे डिस्क्लोजर दो कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो हमने कॉस्ट पे लिखा है 1 CR पे लिखा है, उसका फेयर वैल्यू अभी 1.1 CR हो गया है, 1.2 CR हो गया, 2 CR हो गया, जो भी उसका फेयर वैल्यू है वो दोनों को नीचे नोट्स पे डिस्क्लोज करना है। बुक्स पे दोनों कॉस्ट मॉडल ही फॉलो करोगे, उसको फेयर वैल्यू पे लेके नहीं जाओगे। After initial recognition, entity shall measure the investment property in accordance with Ind AS 16, the requirement of cost model, unless investment property is classified as held for sale, which shall be measured in accordance with Ind AS 105. अगर हेल्ड फॉर सेल रहेगा तो तुम लोग को उसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हमने कल कवर किया था 105, वो वाला इंड एस एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और जनरली जो इंडेक्स 16 है पीपीई का इंडेक्स है, 16 यानी पीपीई का इंडेक्स, वो दोनों का अप्लाई करोगे जहाँ पे दोनों कॉस्ट मॉडल यूज करोगे, रिवैल्यूएशन मॉडल यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ओके चलो, अभी इंडेक्स 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, ये रिसेंटली इंडेक्स अमेंड हुआ है, ठीक है। पहले इसका नंबर भी अलग था, वो बाद में उन्होंने विड्रॉ कर लिया और इंडेक्स 115 करके नया इंडेक्स इश्यू किया। जो पहले का इंडेक्स था उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जो कंपनीज फेस कर रहे थे, तो प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए उन्होंने पूरा इंडेक्स रीडिफाइन किया और 115 करके उसको इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किया। ये टोटली न्यू है इवन इन मार्केट,
ठीक है, ये पहले नहीं था, अभी आया। रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, ठीक है। ये इंडेज बेसिकली जब भी ये गुड्स का परचेस सेल वगैरह होता है तो वो टाइम पे सेल्स कभी बुक करना है, डेटर्स कितना बताना है, ये सब के ऊपर ये इंडेज दिया गया, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर यानी कि कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर कौन से टाइप का रहता है, तो परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स के लिए रहता है। तो कस्टमर को जो हम लोग गुड्स सेल कर रहे हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका सेल कभी रिकॉर्ड करना है, सेल प्राइस कैसे डिटरमाइन करना है, वो ये इंडेक्स है। इसको एएस में रेवेन्यू रिकॉग्निशन करके एएस 9 इसका इक्विवेलेंट एएस इंडेक्स पे 115। This standard set the principle about how to recognize the revenue and to measure the amount at which the revenue is recognized from contract with customers. The revenue is the consideration for satisfying the performance obligation undertaken in the contract. The revenue is recognized as and when the performance obligation is satisfied, and it is measured at the amount of transaction price attributable to the satisfied performance obligation. तो जो अमाउंट हम लोग को रिसीव होगा फॉर सेटिस्फाइंग द परफॉर्मेंस, वो हम लोग बोलते हैं रिवेन्यू। यानी कि अगर मैंने सपोज कोई मोबाइल का डीलर है, उसे मोबाइल कौन से प्राइस पे बेचा, ठीक है, दैट विल बी द रिवेन्यू, ठीक है, जो वो अपने बुक्स पे रिकॉर्ड करेगा। तो रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एज एंड व्हेन द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। अगर मोबाइल का डीलर हो तो जब भी मैंने मोबाइल डिलीवर किया तभी सेल टेक प्लेस होगा, तो मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा व्हेन द ऑब्लिगेशन इज परफॉर्म्ड। मेरा ऑब्लिगेशन क्या था कि मुझे गुड्स डिलीवर करना था, तो व्हेन द ऑब्लिगेशन इज परफॉर्म आई विल रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू, ठीक है। वैसे अगर सर्विस रहेगा तो व्हेन आई विल डिलीवर द सर्विस, व्हेन आई विल प्रोवाइड द सर्विस, ठीक है, टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर, तभी मैं बोलूंगा कि मैं अपना सेल्स बुक कर सकता हूँ। तो इट इज मेजर्ड एट द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस एट्रीब्यूटेबल टू द सेटिस्फाइड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो जब भी मैंने परफॉर्मेंस कंप्लीट कर लिया तभी मैं उसका सेल प्राइस बुक्स पे रिकॉर्ड कर पाऊंगा। और कौन सा प्राइस विच इज अग्रीड बिटवीन द पार्टीज, ठीक है, जो प्राइस फाइनलाइज हुआ है बिटवीन द पार्टीज, वो प्राइस मैं बुक्स पे रिकॉर्ड करूंगा। In ordinary contract for sale of goods, the performance obligation is satisfied when the goods are transferred to the customer and revenue, that is sale, is recognized at the sales value, that is transaction price. ठीक है, तो नॉर्मली रेगुलर सेल ट्रांजैक्शन में गुड्स का सेल जब ये होता है तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है, व्हेन द गुड्स आर ट्रांसफर्ड, ठीक है, फिजिकली नहीं रहेगा चलेगा, ऑनरशिप ट्रांसफर हुआ तो भी चलेगा। तो व्हेन द गुड्स आर ट्रांसफर्ड टू द कस्टमर and revenue, that is sale, is recognized at the transaction price, ठीक है। यानी कि जो अग्रीड प्राइस है बिटवीन द पार्टीज, वो प्राइस पर नो सेल्स रिकॉर्ड करेंगे, फिर फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करना है, ट्रांजैक्शन प्राइस पे रिकॉर्ड करना है। सर, हाँ बोलो। सर आपने कुछ सिखाया इसके पहले? लेक्चर कंटिन्यू चल रहा है। अच्छा, कौन सा इंडिया सिखाया? मैं मार्क कर लेती हूँ सर, आपको रिपीट करने का नहीं मुझे। 40। ओके, तो ये हुआ बैकग्राउंड। There may be complication at different stages in revenue recognition and measurement. The different stages can be enumerated as below: identifying the contract, identify the performance obligation, satisfaction of performance obligation, determination of or allocation of transaction price to performance obligation.
ये 4 स्टेप्स है, स्टेप याद रखना पड़ेगा तुम लोग को। पहला है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। तो एक जैसे सेल्स का बिल इशू किया या परचेज ऑर्डर इशू किया, ठीक है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट का आइडेंटिफिकेशन है कि क्या गुड सप्लाई करना है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या रहेगा, क्या प्राइस पे रहेगा, डिलीवरी कभी करना है, ठीक है, फीचर्स क्या रहेगा प्रोडक्ट का, ये सब वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहेगा। आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है, जैसे गुड्स देना है, सर्विस देना है, क्या है, तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करो। सेटिस्फेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ठीक है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करो, यानी जैसे गुड्स डिलीवर करना है तो ऑन टाइम डिलीवर करो, सर्विस देना है तो सर्विस प्रोवाइड करो। और लास्ट टाइम डिटर्मिनेशन ऑफ और एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ट्रांजैक्शन प्राइस को बुक्स पे रिकॉर्ड करो। स्टेज 1 to 3 यानी कि पहले 3 आर फॉर रिकग्निशन ऑफ रिवेन्यू, स्टेज 4 इज फॉर इट्स मेजरमेंट। तो रिवेन्यू कभी रिकग्नाइज करना है, तो जब भी ये थर्ड स्टेप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फुलफिल होगा तभी हम लोग रिवेन्यू रिकग्नाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन ये आता है कितना रिकग्नाइज करना है, तो पॉइंट नंबर 4 में आता है कि ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमाइन करो और उसको बुक्स पे रिकॉर्ड करो। तो 1 to 3 फर्स्ट 3 स्टेप वो रिवेन्यू रिकग्नाइज करने के स्टेजेस है। थर्ड स्टेज में हम लोग रिवेन्यू को रिकग्नाइज करेंगे एंड फोर्थ स्टेज में हम लोग उसका प्राइस जो बुक्स पे रिकॉर्ड करना है वो प्राइस यहाँ पे फाइंड करेंगे। The entity shall recognize the revenue when the entity satisfies the performance obligation by transferring a promised goods or service to a customer. An asset is transferred when the customer obtains the control of that asset. Revenue कभी recognize करना है when the asset is transferred, when the goods are transferred. और transfer का meaning क्या? When the control of asset is transferred. Possession नहीं रहेगा चलेगा, control जाना चाहिए. For example, सपोज मैंने मेरा जो फ्लैट है वो मैंने किसी को बेचा, ठीक है, या फिर मैं उल्टा बताता हूँ, सपोज मैंने किसी का फ्लैट खरीदा, तो जो प्रीवियस ओनर है ना वो फ्लैट में रहता है, तो उसने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे पैसे की जरूरत है, मैं फ्लैट बेच रहा हूँ, आप फ्लैट ले लो, लेकिन आप मुझे रेंट पे दे दो, 1 साल के लिए मैं रेंट पे रहना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं बोला कि ठीक है, रेंट कितना पे करेगा, तो मार्केट जो रेंट था वो फिक्स हो गया, तो मैंने वो फ्लैट खरीद लिया और उसको ही मैंने रेंट पे दे दिया, एक नया एग्रीमेंट होगा, रेंटल एग्रीमेंट। तो एक्चुअली पोजेशन मेरे पास आया ही नहीं है, लेकिन पोजेशन नहीं आया लेकिन फिर भी कंट्रोल तो मेरे पास आ चुका है, वो प्रॉपर्टी का लीगल ओनरशिप मेरे नाम पे ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है, मैंने उसको लीज रेंट पे दे दिया, यानी कि मैं लेसर हूँ, मैं उसका ऑनर हूँ, ठीक है। तो ये केस में प्रॉपर्टी सेल हो चुका है, असेट इज ट्रांसफर्ड, मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ, यानी कि वो बंदा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकता है, मैंने तो खरीदा है, उसने बेचा, ठीक है। तो इवन इफ पोजेशन इज नॉट ट्रांसफर्ड, ठीक है, इफ कंट्रोल ऑफ दैट असेट इज बीइंग ट्रांसफर्ड, हम लोग बोलेंगे कि असेट इज ट्रांसफर्ड टू द बायर। तो यहाँ पे हम लोग को कंट्रोल वर्ड को इंपॉर्टेंस देना है, नॉट द फिजिकल पोजेशन। आया समझ में एवरीवन? When or as performance obligation is satisfied, the entity shall recognize the revenue of the amount of transaction price that is allocated to performance obligation. इसका मीनिंग ये है कि even though amount is still not received, it is in the form of receivable, we can recognize the revenue. When the performance is satisfied, when the obligation is satisfied, entity shall recognize the revenue. ठीक है, तो हम लोग को वेट नहीं करना कि पैसा जब भी आएगा, डेटा जब भी कैश देगा तभी हम लोग उसको बुक्स पे रिकॉर्ड करेंगे। एक बार हमने उसको गुड्स डिलीवर कर दिया, क्रेडिट पीरियड 2 मंथ्स का है, तो 2 महीने के बाद पैसा देगा, सेल तो आज ही रिकॉर्ड होगा, तो सेल्स कैन बी रिकॉर्डेड एज सुन एज द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है। द नेचर, टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन promised by a customer affect the estimate of transaction price, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन का नेचर, टाइमिंग, अमाउंट, ये सब ट्रांजैक्शन प्राइस को अफेक्ट करते हैं। गुड्स का अगर तुम फीचर्स कुछ डिफरेंट मांग रहे हो, ठीक है, जैसे अगर तुमको मोबाइल लेना है, अगर 64 GB इंटरनल मेमोरी वाला लिया तो प्राइस अलग रहेगा, 128 GB वाला लिया तो अलग रहेगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट, टाइमिंग ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ये मल्टीपल फैक्टर्स है दैट विल अफेक्ट द ट्रांजैक्शन प्राइस।
अगर अभी सेल के टाइम पे लिया तो यू विल गेट डिस्काउंट, अगर नॉर्मल टाइम पे लिया यू विल नॉट गेट डिस्काउंट. तो ट्रांजैक्शन प्राइस टोटली डिपेंड्स ऑन टाइमिंग, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द नेचर. ठीक है, जो कंसिडरेशन हम लोग को ट्रांसफर करना है, प्रॉमिस जो हमने प्रोवाइड किया है, उसके ऊपर डिपेंड है कि व्हाट विल बी द ट्रांजैक्शन प्राइस. तो इट इज नॉट अ जनरल फेयर प्राइस, it And it totally will depends also on. depend on the life cycle of the product. Yes. Entity shall allocate the transaction price to each performance obligation identified in the contract on relative standalone selling price basis as per the standard, except for allocating a discount and allocating the variable considerations. अभी अगर सपोज हम लोग अपना कोई कस्टमर है, उसको रेगुलरली गुड सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो कभी गुड सप्लाई करते हैं 10 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, कभी 11, कभी 12, डिपेंडिंग ऑन द अप एंड डाउन इन मार्केट प्राइस. ओवरऑल मार्केट में प्राइस बढ़ेगा तो ना ज़्यादा प्राइस चार्ज करेंगे, प्राइस गिरेगा तो ना कम प्राइस चार्ज करेंगे. तो ये इंडेक्स ये बोलता है कि फॉर ईच ट्रांजेक्शन यू विल फाइंड द ट्रांजेक्शन प्राइस सेपरेटली. ठीक है, यानी कि अभी अगर मैंने 10,000 यूनिट सप्लाई किया 10 रुपीज के हिसाब से, तो फॉर दैट सेल माई ट्रांजेक्शन प्राइस विल बी 10 रुपीज पर यूनिट. आफ्टर 15 डेज उसे कुछ और 5,000 यूनिट खरीदा, ठीक है, और तभी मैंने 11 रुपया चार्ज किया, तो माई ट्रांजेक्शन प्राइस फॉर नेक्स्ट सेल विल बी 11 रुपीज. ठीक है, तो एवरी टाइम व्हेन द सेल्स इज टेकिंग प्लेस वी विल फाइंड द ट्रांजैक्शन प्राइस सेपरेटली. एक जनरल ट्रांजैक्शन प्राइस यहाँ पे तुम लोग नहीं लोगे. लेकिन अगर सपोज वो बोलता है कि मैंने उसको बोला कि टोटल अगर 50,000 यूनिट तेरा हुआ 3 महीने में, तो मैं तुझे 5 या 10% का डिस्काउंट दूंगा. तो दैट डिस्काउंट यू कैन कंसिडर फॉर अ टोटल क्वांटिटी ड्यूरिंग 3 मंथ्स टाइम पीरियड, क्योंकि वो डिस्काउंट सब्जेक्ट टू 3 मंथ्स टोटल क्वांटिटी है. ठीक है, तो यू विल एडजस्ट द प्राइस ऑफ टोटल सेल्स ड्यूरिंग 3 मंथ्स when you will offer the discount. तो ये इंडिविजुअल सेल में डिस्काउंट तुम लोग नहीं वहाँ पे प्रोवाइड कर पाओगे. 3 महीने में तुम लोग थोड़ा थोड़ा करके गुड सप्लाई कर रहे हो. इफ टोटल क्वांटिटी रीचेज 50,000 यूनिट, सो इन दैट केस इन द लास्ट सेल यू विल एडजस्ट द डिस्काउंट अमाउंट. 3 महीने का टोटल डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे, लास्ट सेल में वो एडजस्ट करोगे. ठीक है, सो दैट डिस्काउंट कैन बी एलोकेटेड टू ऑल द सेल्स यूजिंग सर्टेन रेशियो ऑफ कोर्स. ठीक है, बाकी दोनों को जो हर ट्रांजेक्शन उसका प्राइस इंडिविजुअली फाइंड करना है. सर बट अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ 3 मंथ्स के लिए कि मैं 3 मंथ्स में 1 लाख यूनिट्स परचेज करूंगा, बट जो आज का रेट है उसके ऊपर ही, बट बाद में भले सेकंड मंथ में या थर्ड मंथ में उसका मार्केट प्राइस उससे ज्यादा हो, तो भी Okay. जो कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस है उसके ऊपर ही रिकॉग्नाइज करना. हाँ बराबर. यहाँ पे फेयर वैल्यू का कंसेप्ट नहीं है. तो जो एक्चुअल प्राइस डिसाइड हुआ है बिटवीन बायर एंड सेलर, इवन इफ इट इज लेस देन फेयर वैल्यू और मोर देन फेयर वैल्यू, तो जो भी एक्चुअल प्राइस है दैट विल बी द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड फॉर दैट ट्रांजेक्शन. तो यहाँ पे मार्केट प्राइस अप डाउन होगा, उसका हमारे ट्रांजेक्शन वैल्यू पे इफेक्ट नहीं होगा. ये जो एग्जाम्पल मैंने बताया उसमें क्या हुआ कि वो रेगुलर जो प्राइस था वो प्राइस पे वो गुड्स खरीद रहा था, लेकिन हमने उसको टारगेट दिया था कि अगर तू इतना क्वांटिटी 3 महीने में, 6 महीने में या एक साल में कंप्लीट करेगा तो हम लोग तुझे एट दी एंड डिस्काउंट प्रोवाइड कर देंगे. लेकिन अब भी नहीं प्रोवाइड करेगा. अगर तेरा वो जो टारगेट दे रहे वो कंप्लीट हुआ तो हम लोग डिस्काउंट देंगे. सो दैट कैन बी एडजस्टेड इन टोटालिटी, क्योंकि वो डिस्काउंट तो लोगों को 3 महीने के बाद ही पता चलेगा कि वो जाएगा कि नहीं जाएगा. ओके. ठीक है वैसे. एंड सर बहुत बार एडवांस पेमेंट भी रहता है, मगर फॉर एग्जांपल मैं कि फ्लैट बुक किया है या कुछ मोटर बराबर व्हीकल कार वगैरह, तो उसमें बराबर. वो लोग कंपनी कैसा रिकॉग्नाइज करे? वो केस में जब तक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं होगा वो लोग उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे. तो जो एडवांस मिलेगा उसको लोग करंट लायबिलिटी में एडवांस रिसीव फ्रॉम सब कस्टमर करके लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे, सेल बुक नहीं करेंगे. ठीक है, व्हेन द ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड, फॉर एग्जांपल तूने कार बुक किया, सपोज मारुति को तूने कुछ एडवांस दे दिया, 50,000 का चेक दे दिया और कार बुक किया, वो कार अभी आना बाकी है, उसका स्टॉक अवेलेबल नहीं है. ठीक है, तो लोग सेल अभी बुक नहीं करेंगे जो भी तेरे से एडवांस पे रहा, तभी वो लोग उसको लाइब्रेरी में शो करेंगे एडवांस फ्रॉम कस्टमर करके. जब वो कार वालों के पास आ जाएगा उसे दोनों को इन्फॉर्म कर दिया कि अभी कार आ चुका है, अब आके डिलीवरी लेके जाओ, फर्दर पेमेंट कर दो. ठीक है, तो देयर साइड ऑफ परफॉर्मेंस इज सेटिस्फाइड. तो जब भी उनके पास कार आ गया उसे तो उनको इन्फॉर्म कर दिया, तो उन्हें एक्सेप्ट कर लिया, तो तभी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो रहा है.
तो तब भी वो जाके 50,000 को सेल्स में ट्रांसफर करेगा, तब तक उसको सिर्फ लायबिलिटी में शो करेगा एज एडवांस। ठीक है, इसमें मैं कुछ ट्रांजैक्शन बनाता हूँ, जस्ट प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड। दोनों को यहाँ पे तो कुछ एग्जांपल्स दिया नहीं है, लेकिन फिर भी ये होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। फॉर एग्जांपल सपोज उन्होंने सैमसंग कंपनी का मोबाइल खरीदा, ठीक है, तो मोबाइल सपोज 15,000 का है, तो सैमसंग सेल्स 15,000 का रिकॉर्ड करेगा, लेकिन उस पर वो वारंटी प्रोवाइड करता है फॉर 1 ईयर। तो सैमसंग अपना पास्ट एक्सपीरियंस देखेगा कि हम लोग जो भी मोबाइल सेल करते हैं उसमें से कितने मोबाइल का वारंटी का क्लेम आता है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, तो उसको वारंटी का एक एस्टिमेटेड अमाउंट मिलेगा कि अगर मैं 15,000 का मोबाइल बेच रहा हूँ तो अप्रोक्सीमेटली सपोज 1,000 रुपये का मेरा ऑन एन एवरेज वारंटी का एक्सपेंसेस इंकर होगा। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि सैमसंग सेल्स यानी कि रेवेन्यू 15,000 का रिकॉर्ड करेगा या 15 - 1 14,000 का रिकॉर्ड करेगा। क्या लगता है? एग्जाम्पल समझाना, वारंटी वगैरह रहता है ना इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में, तो जब भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तभी उन लोगों को पता नहीं है कि वो कस्टमर वारंटी का क्लेम लेके वापस आएगा क्या, आएगा या नहीं आएगा। अगर वो 1 साल में मोबाइल को कुछ नहीं हुआ तो कंपनी का कोई खर्चा नहीं है, लेकिन अगर वो मोबाइल को कुछ प्रॉब्लम आया और वो कस्टमर ने अगर वो सर्विस सेंटर पे जाके वो मोबाइल दिया, उस पर कुछ रिपेयरिंग वगैरह करके देना जो फ्री ऑफ कॉस्ट में होगा, 1 ईयर का वारंटी है। ठीक है, तो एस्टिमेटेड अमाउंट है कि 1,000 रुपये का खर्चा आएगा। तो क्वेश्चन याद है कि मोबाइल का सेल प्राइस 15,000 रिकॉर्ड करना चाहिए या 1,000 का एस्टिमेटेड एक्सपेंस कंसिडर करके 14,000 का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए। सर It is पूरा 15,000. 15,000 ही रिकॉग्नाइज करेंगे ना, क्योंकि वो लोग 15,000 एज अ होल अमाउंट ले रहे हैं और उसमें Okay. भी वो लोग बाइफरकेट करके नहीं बता रहे कि 14,000 आपके मोबाइल का और 1,000 वारंटी का। ओके, और वो जो 1,000 है वो प्रोविजन करके रखेंगे सर। ओके, What 1,000 though is not even applicable to GST. So why will you bifurcate? 15,000 ही डालेंगे आप। नहीं यहाँ पे जीएसटी को मिक्सअप ही मत करो। यहाँ पे सिंपल कंसेप्ट ये है कि अगर 15,000 प्राइस है इंक्लूडिंग जीएसटी या एक्सक्लूडिंग जीएसटी, दैट डज नॉट मैटर। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ये है कि 15,000 के मोबाइल जो भी बेचते हैं तो कंपनी हैज टू प्रोवाइड द वारंटी सर्विसेज एंड एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ वारंटी कॉस्ट विल बी ₹1,000। तो क्वेश्चन इज वेदर वी शुड रिकॉर्ड 15,000 और 14,000। ठीक है, तो आंसर इज कंपनी शुड रिकॉर्ड सेल्स ऑफ 15,000 ओनली। और जैसे प्रीतेश ने बोला, we need to create provision for warranty of ₹1,000 because that is the present obligation for which we can create the estimation. The estimated amount of warranty claim is 1,000 on an average. कभी कभार ज़्यादा आएगा, कभी कभार कम आएगा, लेकिन estimated amount is only 1,000. So if we are having the data of estimated amount of claim to be received, तो वो केस में को उसका प्रोविजन बना के रखना चाहिए, that is required. So sales will be booked for 15,000 only. ठीक है, and 1,000 will need to provide for provision for warranty claims. अगर रियल में वारंटी क्लेम आया तो विल एडजस्ट दैट अमाउंट अगेंस्ट प्रोविजन क्रिएटेड, और अगर वारंटी 1 साल में नहीं आया सो दैट अमाउंट वी कैन ट्रांसफर इट टू पीएनएल अकाउंट बैक। ठीक है, क्योंकि वो हमने एक्सेस प्रोविजन बना दिया। समझ में आया? एक्सटेंडेड वारंटी का भी सेम है ना? हाँ, सेम रूल, सेम रूल। एक्सटेंडेड वारंटी पहले रेवेन्यू के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे और उसके सामने हम लोग को प्रोविजन बना के रखना पड़ेगा कि एस्टिमेटेड अमाउंट कितना आएगा। अगेन बट रेवेन्यू कैन बी रिकॉग्नाइज, जो हम लोग को पैसा मिला एक्सटेंडेड वारंटी का वो अपन रेवेन्यू के हिसाब से रिकॉर्ड कर सकते हैं। सर अगर वो गारंटी लेते हैं ना कोई भी सेल के अगेंस्ट बैंक गारंटी, so in such case also it will be recorded at the time of sale of asset only, right? Not at the time of receiving the bank guarantee revenue. बैंक गारंटी और सेल ऑफ प्रोडक्ट, मुझे थोड़ा एग्जांपल बताना। सर मैं अभी हम लोग कोई बड़ा एसेट सेल कर रहे हैं टू अ कंपनी, सो वी टेक अ बैंक गारंटी फ्रॉम हिम अबाउट दिस। तो बैंक विल गिव गारंटी ओनली व्हेन दे हैव सम एसेट्स ऑफ द कस्टमर ना, वरना तो नहीं देगा।
तो एक्सेप्ट इन नीरव मोदी केस, तो इन सच अ केस आप लोग हम लोग जो सेल है वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे? बैंक गारंटी मिलने पर रिकॉर्ड करेंगे या तो इनवॉइस रेस होने पर? नहीं, ये कंसेप्ट थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बैंक गारंटी का कंसेप्ट है, दैट इज द फाइनेंशियल फैसिलिटी, दैट इज वन द फैसिलिटी क्रिएटेड इन इंटरनेशनल मार्केट, स्पेशली इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, तो वहाँ पे ना कस्टमर को नहीं जानते, कस्टमर के कंट्री का लीगल रूल्स हम लोग को पता नहीं है, एंड दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग बैंक गारंटीज। ठीक है, तो ये केस में बैंक गारंटी इज जस्ट अ फाइनेंशियल फैसिलिटी। ठीक है, so sale will take place when there is a contract entered into between the buyer and seller, when all the conditions attached with the sale are satisfied. So when goods are ready for delivery, ठीक है, when there is a formal invoice is being issued, that is being ये letter of credit वगैरह जो issue किया है और बैंक गारंटी जो issue किया है, if that has been a prerequisite, तो वो जब भी fulfill हुआ, तो when all the conditions are satisfied, then only we can book the sales. टिल दैट हम लोग सेल्स को बुक नहीं कर सकते। तो बैंक गारंटी इज नॉट द ओनली प्री रिक्विजिट, इट इज वन ऑफ द प्री रिक्विजिट। अदर देन दिस देयर आर अदर फॉर्मेलिटीज जो भी है वो भी आप लोगों को चेक करना पड़ेगा। सो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स, अ सिंगल फैक्टर इज नॉट देयर। ओके, वैसे सेम वे अगर सपोज एग्जांपल में दूसरा रहता हूँ, सपोज उन्होंने एप्पल का मोबाइल खरीदा। ठीक है, मोबाइल का प्राइस है सपोज 1 लाख रुपीज, तो लोग इंस्टॉलमेंट पे खरीद रहे हो, लेकिन इंस्टॉलमेंट कैसे है? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह पे नहीं, डायरेक्ट एप्पल कंपनी से इंस्टॉलमेंट ले रहे हो। जनरली होता नहीं है, लेकिन एज्यूम करो कि एप्पल का एक फाइनेंस कंपनी भी है। ठीक है, वो दोनों को फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, तो दोनों को वो एप्पल फाइनेंस कंपनी को ईएमआई पे करना पड़ेगा। ऑब्वियसली विद सिक्योरिटी वो दोनों को फाइनेंस देंगे, जैसे दोनों के कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लेंगे वगैरह, उसके बेसिस पे दोनों को फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे। देयर विल बी अ सेपरेट एग्रीमेंट विद द एप्पल फाइनेंस कंपनी एंड यू, दोनों को उसको ईएमआई पे करना है। एंड सिंस एप्पल फाइनेंस कंपनी इज अ पार्ट ऑफ एप्पल कंपनी ओनली, यू कैन से सेलर इज प्रोवाइडेड द फाइनेंस। ठीक है, तो तुमने एप्पल कंपनी का मोबाइल खरीदा डायरेक्टली फ्रॉम एप्पल कंपनी इटसेल्फ, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन वगैरह से नहीं, डायरेक्टली एप्पल कंपनी से खरीदा, एंड द कंपनी इज गिवन यू द ईएमआई फैसिलिटी। Now, as against the mobile price of 1 lakh, you are going to pay EMIs of total amount of 1,10,000। ठीक है, 10,000 रुपया इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो तुम लोग 1,10,000 टोटल ईएमआई पे करोगे, जबकि मोबाइल का प्राइस है वो 1 लाख है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि तुम लोग रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करोगे 115 के हिसाब से। 1 लाख और 1,10,000। 1 लाख 1,10,000। ओके, और ये 116 जो है वो कौन से पेज नंबर पे आपकी बुक में? मेरे इसमें नहीं है। सप्लीमेंट्री। बोलो कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड होना चाहिए, 1 लाख या 110? 1 लाख। यहाँ पे जो सेल्स बुक होगा ना, रेवेन्यू जो बुक होगा वो 1 लाख पे ही बुक होगा। जो 10,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है दैट इज फाइनेंस इनकम। ठीक है, वो तुम लोग सेपरेटली रिकॉर्ड करोगे, दैट इज नॉट द पार्ट फॉर योर गुड्स, दैट इज द इनकम रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग द फाइनेंस, दैट इज फाइनेंशियल इनकम। वो इंटरेस्ट इनकम करके पीएनएल में सेपरेटली जाएगा। ठीक है, सो दैट इज नॉट द सेल रिवेन्यू, सेल्स रिवेन्यू इज ओनली 1 लाख, जो कैश प्राइस है वही सेल्स रिवेन्यू। आया समझ में एवरीवन? यस सर। चलो अभी दोनों का नेक्स्ट इंडेस है, इंडेस 116 लीज, एएस नंबर 19, इंडेस नंबर 116। हम लोग को इसका एएस कवर करना है, तो मैं ये अभी ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं कर रहा, क्योंकि एएस का जो टर्म्स है वो जब भी सीखेंगे तभी दोनों को ये टर्म समझ में आएगा, थोड़ा टेक्निकल टर्म्स इस पर यूज होगा, तो जब तक दोनों को टेक्निकल टर्म्स का मीनिंग नहीं पता है दोनों को ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा ऊपर ऊपर से अगर मैं बता दूँ, तो ये जो लीज वाला इंडेक्स है इस पे बेसिकली 2 पार्टीज है, लेसर
एंड लेसी। लेसर यानी कि ऑनर ऑफ असेट, लेसी यानी कि टेनेंट, ठीक है, जिससे वो असेट लीज पे लिया है। तो स्टैंडर्ड यहाँ पे क्या प्रोवाइड करता है, तो ये प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है फॉर रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ लीज। लीज को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, मेजर कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है, डिस्क्लोज कैसे करना है, वो प्रिंसिपल्स यहाँ पे इंड AS 16 प्रोवाइड करेगा। मेजर डिफरेंस इन AS 19 और इंड AS 116 ये है कि AS 19 ने दो टाइप के लीज बताए, एक आता है ऑपरेटिंग लीज एंड दूसरा आता है फाइनेंस लीज। ऐसे दो टाइप के लीज है इस पर AS 19। इंड AS ये बोलता है कि ये जो टाइप्स है, ठीक है, ये लेसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। लेसी को कंपलसरी फाइनेंस लीज वाला टाइप ही रिकॉर्ड करना है। लेसर के लिए या तो तुम लोग उसको रिकॉर्ड करोगे ऑपरेटिंग लीज के हिसाब से या तो रिकॉर्ड करोगे फाइनेंस लीज के हिसाब से। जबकि AS 19 ये बोलता है कि दोनों जन या तो ये लीज को ऑपरेटिंग रिकॉर्ड करेंगे या दोनों जन फाइनेंस लीज के हिसाब से रिकॉर्ड करेगा। जबकि इंड AS ये बोलता है कि लेसी कंपलसरी उसको रिकॉर्ड करेगा फाइनेंस लीज के हिसाब से और लेसर उसको रिकॉर्ड करेगा आइदर इज ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज, ठीक है। तो लेसी के लिए इनिशियली फाइनेंस लीज के हिसाब से एक असेट का वैल्यू निकालना पड़ता है, तो वो मेजर करेगा, बाद में उसको आगे सब्सिक्वेंट वैल्यूएशन रिवैल्यूएशन वगैरह होगा। ये सब वहाँ पे मैटर दिया हुआ है। ये तुम लोग को एज जब भी सीखेंगे तो सेम मैटर यहाँ पे। डिफरेंस ये है कि ऑपरेटिंग लीज वाला ऑप्शन लेसी के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। दूसरा ये कि जो लीज AS 19 में डील होता है वो ये बोलता है कि एक असेट है जिसके लिए कोई एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन लेसर एंड लेसी। तो तुम लोग को एग्रीमेंट रीड करोगे तो तुम लोग को समझ में आएगा कि ये लीज है या सेल है या क्या है, ठीक है। इंड AS ये बोलता है कि हम लोग यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस देंगे वो एग्रीमेंट को नहीं देंगे, यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंस देंगे टू द कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पे लिखा रहेगा तो दिया रहेगा ओके। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो बेस्ड ऑन कंट्रोल वो लोग यूज करते हैं। हाँ ये रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज मेरे पास फ्लैट है खाली पड़ा है, मैंने किसी को रेंट पे दे दिया, ठीक है। तो जो वहाँ पे टेनेंट आया वो प्रीमाइसेस को अपने हिसाब से यूज करेगा। वो कहीं पे चेयर रखेगा, कहीं पे बेड रखेगा, कहीं पे वो डाइनिंग टेबल रखेगा, वो उसका ऑप्शन है। मैं उस पर इंटरफियर नहीं कर सकता। मैंने डिपॉजिट लिया रहेगा, मैंने उसको बोला रहेगा दीवार वगैरह में खड्डा नहीं करने का, लादी वगैरह तोड़ने का नहीं, ठीक है। प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करने का, अगर डैमेज किया तो मैं पैसा लूंगा। बाकी मुझे राइट नहीं है कि वो प्रॉपर्टी को कैसे यूज कर रहा है, तो उसको यूज करने दो। उसको टीवी राइट साइड में रखना है राइट में रखने दो, लेफ्ट में रखना है लेफ्ट में रखने दो। मैं उस पर इंटरफेयर नहीं कर सकता। मैं उसको बोल नहीं सकता मुझे राइट में अच्छा नहीं लग रहा है तो टीवी लेफ्ट में ही रख। वो प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से यूज कर सकता है, सब्जेक्ट टू कि उसको प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना है। डैमेज किया तो मैं उसका पैसा काट लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे द प्रॉपर्टी इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय टेनेंट। कंट्रोल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो जब तक वहां पे रहेगा वो मुझे रेंट पे कर रहा है। ही कैन यूज द प्रॉपर्टी एट फॉर एनी पर्पस इन एनी वे, so he is controlling the property. He has got the right to use the property in any possible way, except अगर मैंने एग्रीमेंट में लिखा है कि तो सबलेट नहीं कर सकता, so that is a restriction. Otherwise he can even sublet the property, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने प्रॉपर्टी रेंट पे लिया, ठीक है, उसका रेंट है सपोज 20,000 रुपया, मैं 4 लोगों को और ढूंढ के लेके आया पेन गेस्ट के हिसाब से और मैं सभी को रेंट पे दे रहा हूँ, सभी को मैं 5,000 रुपया चार्ज करता हूँ, तो मुझे 20,000 रुपया अलग से मिलेगा, तो मेरे लिए तो प्रॉपर्टी फ्री में हो गया। इवन ऐसा भी हो सकता है कि अगर 5वां जन आ गया, ठीक है, सबलेट में, तो 25,000 रेंट मिलेगा, मैं ऑनर को 20,000 ही पे करूंगा। 5,000 प्रॉपर्टी यूज करने के बाद भी मुझे फ्री में और इनकम मिल रहा है। तो सबलेटिंग इज सब
in some of the agreement subletting is not allowed, and in some of the agreement you can sublet the property, वो allowed रहता है, ठीक है. So that totally depends on the practical situation, but I can control the property in my own way. यहाँ पे लीज एप्लीकेबल है. अब यही एग्जाम्पल को मैं मॉडिफाई करता हूँ. मेरे पास फ्लैट है, मैं वहां पे खुद रहता हूँ, ठीक है. एक रूम मेरा खाली पड़ा है. मेरा जो फैमिली है उसके लिए मेरा जो प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा बड़ा है, तो एक रूम खाली पड़ा है. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी को उस पेन गेस्ट के हिसाब से रख लूँगा, ठीक है. तो अगर मैंने किसी को पेन गेस्ट के हिसाब से रखा, कोई कॉलेजियन लड़का या लड़की है वगैरह, ठीक है, उसको वो पेन गेस्ट के हिसाब से मैंने रूम दे दिया, तो वो अगर पेन गेस्ट के हिसाब से दिया ना, तो दैट पेन गेस्ट कैन नॉट कंट्रोल माई प्रॉपर्टी, ठीक है. वो आएगा, ठीक है, मैं उसको टाइमिंग बता दूंगा कि रात को लेट वगैरह नहीं आना है, दोस्तों को यहाँ पे जमा नहीं करना है, यहाँ पे दारू वगैरह नहीं पीना है, वो सब मैं बता दूंगा, ठीक है. तो दे कैन यूज द प्रॉपर्टी, ठीक है, दे कैन स्टे हियर, दे कैन स्टडी हियर, लेकिन दे डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर द प्रॉपर्टी. वो अगर बोलेगा टीवी यहाँ से हटा के यहाँ पे रखो, तो दैट इज नॉट अलाउड. प्रॉपर्टी हम लोग हमारे हिसाब से यूज करेंगे. जस्ट दे आर यूजिंग द रूम जस्ट इज अ पेन गेस्ट, ठीक है. एंड इवन दैट रूम कैन बी कंट्रोल्ड बाय अस, ठीक है. वो रूम में कैसे फर्नीचर रखना वगैरह हम लोग डिसाइड करेंगे. वी विल नॉट अलाउ देम टू मॉडिफाई द रूम. अगर वो बोले कि नहीं मुझे ये रूम को बड़ा करना है, दीवार तोड़ के इसको ये ऐसा करता हूँ वगैरह, सो दैट वन इज नॉट अलाउड. सो एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय अस. और ये केस में हम लोग यहाँ पे लीज टर्म यूज नहीं कर सकते, बिकॉज हियर द कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल इज नॉट, ठीक है. तो इंड एस कंट्रोल वर्ड को ज्यादा फोकस करता है, जबकि एस उस पर कंट्रोल का कोई जो पॉइंट है वो उस पर डाला हुआ नहीं है. एवरीवन समझ में आया? ये लेसर और लेसी का जो अकाउंटिंग पार्ट है वो हम लोग एएस पे जो कवर करेंगे, सिमिलर यहाँ पे तो हम लोग तब भी कवर करेंगे, वरना ये टेक्निकल है तो हम लोग को अभी नहीं समझेगा. इस पर हम लोग को वो इंटरेस्ट रेट, इम्प्लिसिट इन लीज वगैरह कुछ टर्म्स है जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, तो हम लोग को फाइंड करना पड़ता है. इंटर में हुआ था वो ही है ना सर? हाँ वही है, सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में रह सकता है उससे. और प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसके ऊपर वही प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंटर में जो तूने सीखा था ना, वो एएस 19 सीखा था. हाँ. ये इंड एस 19 है. तो एएस 19 अभी भी सेम ही है, इवन फाइनल में भी. इंड एस 19 में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हुआ है टेक्निकल पार्ट्स में वैसे, लेकिन जो सम वाला पार्ट है वो सेम है. इंड एस का सम्स दोनों को सिलेबस पे नहीं है, सिर्फ थियरी है. एएस का सम्स. रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ क्या? यस सर. ओके चलो. इंड एस 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इसके ऊपर भी तुम लोग को एमसीक्यूज और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. ऑब्जेक्टिव क्या है ये इंड एस का? तो कंपेरेबिलिटी ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एफएस यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विथ प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ अदर एंटिटीज, ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स. ऑब्जेक्टिव ये है कि जो तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो दैट शुड बी कंपेरेबल, ठीक है. वो कंपेरेबल रहना चाहिए. किससे कंपेरेबल रहना चाहिए? इट कैन बी, इट शुड बी कंपेरेबल विथ प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट लास्ट ईयर के, विथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अदर एंटिटीज एंड अदर रिक्वायरमेंट्स. यहाँ पे इंड एस का ऑब्जेक्टिव, ठीक है. तो योर अकाउंट शुड बी कंपेरेबल.
अगर तूने कुछ ऐसा अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो किया है विच कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद पॉलिसी फॉलोड बाय अदर एंटिटीज, तो अकाउंट्स कंपेरेबल नहीं होगा। इसके लिए दे गिवन दी गाइडलाइंस कि तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के टाइम पे क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह फॉलो करना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाना चाहिए, प्रेजेंटेशन वगैरह कैसे रहना चाहिए, ये तुम लोग को बताने के लिए ये इंडेस ड्राफ्ट हुआ है। ठीक है, स्कोप क्या है, तो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंडेस, जो लोग को भी इंडेस एप्लीकेबल है वो लोग को ये इंडेस बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल होगा। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट CFS उसको भी एप्लीकेबल है, यानी कि जो हम लोग कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाते हैं वो हमने शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनाया था। वो शेड्यूल 3 में क्यों बनाया, क्योंकि इंडिविजुअल बैलेंस शीट अगर शेड्यूल 3 में, तो वही सेम कंसोलिडेटेड के लिए भी एप्लीकेबल है। तो नोट्स टू अकाउंट्स, प्रेजेंटेशन, ये सब पार्ट इवन कंसोलिडेटेड अकाउंट्स को भी एप्लीकेबल होता है इंडेस 110 के हिसाब से। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कल ही हमने कवर किया, क्या नंबर था इसका, इंडेस 27। ठीक है, उसको भी एप्लीकेबल होगा। नॉट टू अप्लाई टू इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं यानी कि जो क्वार्टरली अकाउंट्स बनता है विच इज नॉट ऑडिटेड, ठीक है, उसको ये इंडेस एप्लीकेबल नहीं है। तो इन केस ऑफ क्वार्टरली अकाउंट्स यू कैन प्रेजेंट योर बैलेंस शीट एंड P&L इन योर ऑन वे। मिनिमम क्या क्या डिस्क्लोजर देना है दैट इज बीइंग गिवन, देखिए फॉर्मेट यू कैन फॉलो ऑन योर ऑन। ठीक है, तो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि क्वार्टरली अकाउंट्स को ये एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सेपरेट रहेगा, कंसोलिडेटेड रहेगा, ये सभी को एप्लीकेबल होगा। जिसको भी इंडेस एप्लीकेबल है वो सभी को ये इंडेस कंपल्सरीली अप्लाई होगा। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे बार बार वर्ड आ रहा है, तो उसका मीनिंग क्या है वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिव, FS का ऑब्जेक्टिव क्या है, FS में आता है P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वगैरह, बहुत सारे इसमें पार्ट है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस पर आता है बैलेंस शीट, P&L, चेंजेस इन इक्विटी, सोसी करके बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है, ये तुम लोग को लास्ट ईयर का जो इक्विटी का अमाउंट रहेगा, इक्विटी यानी कि कैपिटल प्लस रिजर्व, और ये साल का जो इक्विटी का अमाउंट रहेगा वो चेंज होगा। तो वो चेंज क्यों हुआ उसका एक स्टेटमेंट बनाना है, उसे बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है, ये बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट्स पे ही अलग से बनाया जाता है। तो उस पर तुम लोग ओपनिंग बैलेंसेस, एड लेस क्या क्या हुआ, तो क्लोजिंग बैलेंस, ये पूरा रिकंसिलेशन तुम लोग को बताना है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। एक बार तुम लोग है ना टाइम निकाल के, कोई भी एक लिमिटेड कंपनी रहेगा और बड़ा लिमिटेड कंपनी जैसे इन्फोसिस है या फिर विप्रो है या रिलायंस है, ठीक है, या TCS वगैरह है, तो वो लोग का है ना पूरा एनुअल रिपोर्ट तुम लोग देखना। तो वो एनुअल रिपोर्ट में तुम लोग को ये लाइन से सब पार्ट दिखाई देगा, बैलेंस शीट रहेगा, बाद में P&L रहेगा, नोट्स टू अकाउंट्स रहेगा, ये नोट्स टू अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी रहेगा, कैश फ्लो रहेगा। ठीक है, और कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन रहेगा। कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन है कि प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों का कॉलम्स रहेगा, यह हर किसी में। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये पूरा सेट को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो इन्फॉर्मेशन ऑफ असेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंस, कैश फ्लो, ये सब के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये उसका ऑब्जेक्टिव है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव सॉरी जनरल फीचर्स क्या है, तो कंप्लायंस विथ इंडेस। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे हमने बनाया है, जो भी हमने बनाया है, जैसे ये कैश फ्लो है तो वो इंडेस 7 के हिसाब से बनाया है। बैलेंस शीट में अगर कोई ये असेट है तो वो इंटेंजिबल असेट का इंडेक्स फॉलो किया है, इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का इंडेक्स फॉलो किया है। तो हर एक इंडेक्स हमने कंप्लाई किया। ठीक है, ये पहला फीचर है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड एंश्योर दैट ऑल द कंप्लायंस ऑफ एप्लीकेबल इंडेक्स आर सेटिस्फाइड। सेकेंड है गोइंग कंसर्न। अगर बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है तो क्लियरली लिखो कि दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट एज पर द एजम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न। ठीक है, गोइंग कंसर्न यानी क्या कि कंपनी एटलीस्ट 1 साल के लिए बंद नहीं होगी। इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कंपनी डज नॉट हैव इंटेंशन टू सेल ऑफ द बिजनेस, टू डिसकंटिन्यू द बिजनेस, यानी कि इंडेक्स 105
वो गोइंग कंसर्न के अगेंस्ट में है, ठीक है। अगर बिजनेस बंद करने वाले हो, बिजनेस को बेचने का प्लान कर रहे हो, तो इंड एस 105 फॉलो करो। रेगुलर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फॉलो मत करो, वो हेल्ड फॉर सेल में काउंट होगा, ठीक है। तो अगर गोइंग कंसर्न फॉलो हो रहा है तो दोनों को रेगुलर फाइनल अकाउंट बनाने का अलाउड है। गोइंग कंसर्न डेंजर में है तो वो केस में तुम लोग इंड एस 105 वगैरह फॉलो करोगे। कभी कभार ऐसा होता है कि गोइंग कंसर्न बाद में डेंजर में आता है, ठीक है। जैसे ये मैंने इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड में भी ये मैंने बताया था गोइंग कंसर्न का, कि अगर 10 अप्रैल को फायर ऑकर हुआ, हेवी लॉसेज हुआ है, अभी तक अकाउंट्स अप्रूव नहीं हुआ है बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है, तो वो केस में दोनों का गोइंग कंसर्न डेंजर में है। तो दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट डायरेक्टली इंड एस 105 अप्लाई करते हुए हेल्ड फॉर सेल या डिसकंटिन्यू ऑपरेशन के फॉर्म से उसको फेयर वैल्यू उस पर रिकॉर्ड करोगे हर असेट लायबिलिटी को, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न कंपलसरी फॉलो हुआ रहना चाहिए, नहीं हुआ तो डिस्क्लोज करो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मॉडिफाई करो। अक्रूवल कंसेप्ट बाय डिफॉल्ट ये कॉमन एजम्पशन है कि हर कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है वो अक्रूवल कंसेप्ट फॉलो कर रहा है। अगर अक्रूवल फॉलो नहीं हुआ तो दोनों को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट कंप्लाई विद द अक्रूवल कंसेप्ट। मटेरियलिटी, मटेरियलिटी यानी कि you will disclose to the extent possible all material items of income, expense, assets and liabilities separately, ठीक है। तो मटेरियल यानी क्या कि एनी इंफॉर्मेशन which will be useful for any purpose of decision making, any information which will change your mindset, वो हम लोग बोलेंगे मटेरियलिटी। मटेरियलिटी इज टोटली सब्जेक्टिव मैटर, ठीक है। ये पर्सन टू पर्सन मटेरियलिटी चेंज होता है। किसी के लिए 50 रुपया बहुत बड़ा अमाउंट है और किसी के लिए 50 रुपया 1-2 रुपये का चिल्लर टाइप है, तो वो 50 रुपये का नोट वो तो फिक्स है, उसका वैल्यूएशन फिक्स है, बट फॉर वन पर्सन इट इज मटेरियल एंड फॉर अनदर इट इज इमटेरियल। तो ये जो अकाउंटेंट है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है और जो कंपनी का ऑडिटर है, दे विल डिसाइड विच आइटम इज मटेरियल, विच आइटम इज इमटेरियल, एंड जो भी मटेरियल आइटम रहेगा दैट नीड्स टू बी डिस्क्लोज सेपरेटली, ठीक है। उसको और का आइटम के साथ क्लब मत करो, उसको सेपरेटली बैलेंस शीट पीएल में शो करो। नोट्स टू अकाउंट्स उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना है तो वो प्रोवाइड करो। नेक्स्ट, ऑफसेटिंग। ऑफसेटिंग यानी यू कैन नॉट सेट ऑफ एक्सपेंस विथ इनकम, असेट विथ लायबिलिटी, दैट इज नॉट अलाउड, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी ने कोई असेट बेचा, ठीक है, उसको प्रॉफिट हुआ ऑन सेल ऑफ असेट, कोई बिल्डिंग वगैरह था वो बेच दिया, उसको प्रॉफिट हुआ, और वही ईयर में फैक्ट्री में फायर ऑकर हुआ और लॉस बाय फायर हुआ, तो कंपनी क्या कर रहा है, वो जो प्रॉफिट ऑन सेल है उसको वो ऑफसेट कर रहा है अगेंस्ट लॉस बाय फायर, so that one is not allowed, offsetting is not allowed, both items are different, both are not related to each other। तो दोनों को प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट वो दोनों पीएल में क्रिएट करोगे अलग से, एंड लॉस बाय फायर वो पीएल में अलग से डेबिट करोगे। यू कैन नॉट ऑफसेट, ऑफसेट मींस यू कैन नॉट सेट ऑफ द अमाउंट एंड शो अ सिंगल अमाउंट, तो जो भी हायर रहेगा वो पीएल में कंटिन्यू करेगा, दैट वन इज नॉट अलाउड। समझ में आया ऑफसेटिंग का मीनिंग? इसके ऊपर अप्रोक्सीमेटली कुछ 1.5 से 2 साल पहले जो अटेम्प्ट आया था उस पर 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा था, और जो मैंने एग्जांपल दिया वैसे टाइप का एग्जांपल वहाँ पे दिया था कि लॉस बाय फायर और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट कैन इट बी ऑफसेट, और कंपनी हैज ऑफसेट दी लॉस बाय फायर एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, सो इट इज एडवाइज द कंपनी वेदर इट इज अलाउड और नॉट। तो दोनों को ऑफसेटिंग का पॉइंट वहाँ पे बताना था। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग यानी कि जो तुम लोग ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो वो फ्रीक्वेंसी और रिपोर्टिंग में काउंट होता है। कुछ कंपनी मंथली बनाती है, कुछ क्वार्टरली बनाती है, कुछ हाफ ईयरली, कुछ ईयरली। ईयरली तो कंपलसरी है, बाकी जो तुम को फ्रीक्वेंसी फॉलो करना है दैट यू कैन फॉलो। बैंक्स डेली ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फाइनल अकाउंट नहीं बनाते, लेकिन ट्रायल बैलेंस डेली बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस टैली हुआ तो ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, यानी कि अकाउंटेंट तब तक घर पे जा नहीं सकता जब तक बैंक का ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, तो वो लोग को अलाउड नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी और रिपोर्टिंग दैट डिपेंड्स टोटली ऑन द मैनेजमेंट, बट एटलीस्ट yearly reporting is compulsory for all the entities।
कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे जो बैलेंस शीट P&L अकाउंट है उस पर करंट ईयर प्रीवियस ईयर दोनों इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। कंसिस्टेंसी, जो भी दोनों अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करोगे, प्रेजेंटेशन पार्ट वगैरह फॉलो करोगे, दैट नीड्स टू बी फॉलोड कंसिस्टेंटली। एक साल कुछ पॉलिसी फॉलो किया, नेक्स्ट ईयर कुछ और फॉलो किया, सो दैट वन इज नॉट अलाउड। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस पे क्या क्या पार्ट है? तो पहला आता है डिस्क्लोजर पार्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोमिनेंटली डिस्क्लोज्ड। दोनों को डिस्क्लोजर देना है। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, जैसे बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स वगैरह, उसका उस पर जो जो डिस्क्लोजर एप्लीकेबल है, जो इंड एस ने दिया है, जो कंपनीज एक्ट ने दिया है, वो प्रॉपरली डिस्क्लोज करना है। हर स्टेटमेंट के ऊपर इंफॉर्मेशन बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, whether it is balance sheet, whether it is P&L, whether it is cash flow, notes to accounts, whether balance sheet is for the current year or previous year or comparative balance sheet, whether it is quarterly accounts, half yearly accounts, annual accounts, whether it is audited or unaudited, वो सब चीज़ का आइडेंटिफिकेशन दोनों को देना है और ये दोनों को प्रोमिनेंटली डिस्क्लोज करना है। यानी कि स्टेटमेंट के हेडिंग में बड़े लेटर्स में बोल्ड में बताओ कि दिस स्टेटमेंट इज अनऑडिटेड बैलेंस शीट फॉर द क्वार्टर एंडेड और ईयर एंडेड और हाफ ईयरली एंडेड वगैरह। ठीक है, तो ये तुम लोग को डिस्क्लोज करना कंपलसरी है। अब हर एक के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। बैलेंस शीट में करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, ये दोनों को डिस्क्लोज करना कंपलसरी है। इवन करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी, अभी तो शेड्यूल 3 का फॉर्मेट है, उस पर ये ऑटोमेटिकली कवर होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी इंड एस ने भी बोला है कि दोनों को करंट नॉन करंट का क्लासिफिकेशन देना है। करंट मीन्स एनी एसेट विच विल गेट एग्जॉस्टेड विद इन 12 मंथ्स टाइम पीरियड, ये इंड एस 1 ने डेफिनेशन दिया है। और नॉन करंट मीन्स अदर देन करंट और अदर आर नॉन करंट, यानी कि विच विल बी यूज्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स। इवन देयर में बी रीक्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, ये भी पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। रीक्लासिफिकेशन है क्या कि फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी ने ये साल डिबेंचर इशू किया। ठीक है, कभी इशू किया? तो सपोज 1 नवंबर को इशू किया। ठीक है, 1 नवंबर को इशू किया, जो 5 साल बाद रिडीम होगा। तो मुझे सोच के बताओ, 1 नवंबर 2020 को डिबेंचर इशू किया है 5 साल के लिए, तो पहला फाइनेंशियल ईयर एंड होगा ऑन 31 मार्च 21। तब ये डिबेंचर को करंट बताओ कि नॉन करंट बताओ? नॉन करंट ही आएगा सर। नॉन करंट। 31 मार्च 22 करंट नॉन करंट? नॉन करंट। 23 नॉन करंट। 24 Sir, all will be non-current. 24 5 इयर्स के लिए था ना सर? 5 years नॉन और एक साल करंट। बाकी रहेगा, नॉन करंट ही आएगा। एंड 31 मार्च 25 तभी 6 महीने में वो रिडीम करना है, 7 महीने में। 1 नवंबर को इशू किया ना, तो 1 नवंबर को ही रिडीम करोगे, 1 नवंबर 25 को। तो 31 मार्च 25 को that debenture is required to be redeemed within 7 months time period, so that will become current liability for the financial statement as on 31st March 25। इसे हम बोलते हैं रिक्लासिफिकेशन। पहले वो नॉन करंट था लास्ट ईयर तक, ये साल वो बन जाएगा करंट। समझा एवरीवन? यस सर। मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। मैंने बैंक से लोन लिया, 10 साल के बाद मुझे लोन रीपे करना है। मैंने उसको नॉन करंट लायबिलिटी में बताया। 1 साल खत्म हो गया और मैंने EMI पे नहीं किया, या फिर जो पर्पस के लिए फंड यूज करना था वो पर्पस के लिए मैंने फंड यूज नहीं किया। बैंक ने ऑडिट करवाया और पता चला कि हमने कुछ वो फंड को मिसयूज किया। बैंक ने पूरा का पूरा लोन इमीडिएटली डिमांड किया, 6 महीने का टाइम दिया कि इसको तुरंत रीपे करो, वरना लोग आपका असेट बेचेंगे और वो रिकवर कर लेंगे।
तो इवन दो वो लाइबिलिटी नॉन करंट था, लेकिन जैसे वो पेएबल ऑन डिमांड हो गया बिकॉज हमने ईएमआई पे नहीं किया या फिर कुछ फंड को मिसयूज किया वगैरह, सो दैट विल बिकम करंट लायबिलिटी, सो वी नीड टू रिक्लासिफाई, ठीक है, फ्रॉम नॉन करंट टू करंट। कभी कभी ऑपोजिट भी होता है, फॉर एग्जाम्पल उसका 10th ईयर आ गया, हमने उसको करंट लायबिलिटी में बताया, पैसा नहीं है लेकिन रीपे करने के लिए, तो हमने बैंक को अप्लाई किया कि और 3 साल के लिए एक्सटेंशन दे दो, बैंक ने एक्सेप्ट कर लिया, बोलते कि ईएमआई दे रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 साल के लिए और एक्सटेंड कर लो, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली करंट लायबिलिटी से वो हम लोग उसको रिक्लासिफाई करेंगे इनटू नॉन करंट लायबिलिटी। तो ये रिक्लासिफिकेशन इज अलाउड बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल सिचुएशन, ठीक है, ये हम लोग को अलाउ किया गया है। नेक्स्ट है लाइन आइटम्स। लाइन आइटम्स यानी तुम लोग बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट में, यानी यहाँ पे बैलेंस शीट का बात हो रहा है, पीएनएल में भी सेम पॉइंट है, लाइन आइटम्स तुम लोग को हर मटेरियल आइटम को सेपरेटली डिस्क्लोज करना है, ठीक है, वो सेपरेटली डिस्क्लोज करना है, यानी कि हर एक आइटम का एक प्रॉपर लाइन रहेगा, उसके सामने तुम लोग उसका अमाउंट लिखोगे, तो वो आता है लाइन आइटम में। नेक्स्ट है सब क्लासिफिकेशन, ठीक है, करंट के अंदर भी तुम लोग फाइनेंशियल असेट, अदर फाइनेंशियल असेट वगैरह दोनों क्लासिफिकेशन देते हो, तो सब क्लासिफिकेशन ऑफ असेट बेस्ड ऑन इट्स नेचर, ठीक है, वो दोनों को बताना है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इट्स अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट नोट्स टू अकाउंट्स ओनली, ये दोनों को स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी डिस्क्लोज करना पड़ेगा विच इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, और उसका जो फॉर्मेट है वो भी दिया गया है इस पर कंपनीज एक्ट, वो दोनों को फॉलो करना पड़ेगा। पीएनएल में एक सिंगल स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल रहेगा, यानी कि प्रोडक्ट वाइज पीएनएल या फिर सेगमेंट वाइज पीएनएल वैसा नहीं चाहिए, दोनों को सिंगल पीएनएल अकाउंट डिस्क्लोज करना है, उस पर लाइन आइटम्स दोगे, यानी कि सेल्स, बाद में अदर इनकम, तो टोटल इनकम, एक्सपेंसेस में 1 by 1 एक्सपेंसेस, तो हर एक लाइन आइटम रहेगा। ऐसे नहीं कर सकते सेल्स माइनस टोटल एक्सपेंस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस को लाइन बाय लाइन डिस्क्लोज करो। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम OCI, ठीक है, ये दोनों को पीएनएल अकाउंट के नीचे ही बताना पड़ेगा। ऐसे इनकम जो पीएनएल अकाउंट में नहीं गए वो डायरेक्टली रिजर्व में चले गए, ठीक है, जैसे अगर शेयर इश्यू किया और प्रीमियम मिला तो वो प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाता है, पीएनएल में नहीं जाता है, तो वो दोनों को OCI में कवर करना पड़ेगा, वो OCI दोनों को पीएनएल में डिस्क्लोजर बताना है कि कंपनी ने टोटल प्रॉफिट इतना अर्न किया फ्रॉम रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी और नॉन बिजनेस एक्टिविटी से ये अदर इनकम हुआ है जो पीएनएल में गया नहीं है, उसे बोलते हैं OCI। मटेरियल आइटम्स को सेपरेटली डिस्क्लोज करना है और एक्सपेंसेस को नेचर वाइज एनालिसिस बताना है कि उसमें से मटेरियल क्या है, सैलरीज कितना है, यानी कि एम्प्लॉयज डे कितना है, फाइनेंस कॉस्ट कितना है, उसका जो नेचर है उसके हिसाब से दोनों को उसका पीएनएल में एनालिसिस बताना है। कैश फ्लो के लिए इंडेक्स 7 जो बता रहे हैं वो पूरा फॉलो करना है। और नोट्स टू अकाउंट्स, इस पे हर एक एक्सपेंस इनकम उसका जहाँ पे टेक्निकल डेफिनेशन रहेगा वो डेफिनेशन दोनों को बताना है, ठीक है। स्ट्रक्चर, पूरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है उस पर जो स्ट्रक्चर, उस पर करंट नॉन करंट कैसे डिसाइड किया वगैरह, वो स्ट्रक्चर दोनों को डिफाइन करना है। और डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, जैसे स्टॉक वैल्यूएशन के लिए FIFO WAC क्या अप्लाई किया, ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड WDV मेथड क्या अप्लाई किया, वो अकाउंटिंग पॉलिसीज तुम लोग को डिस्क्लोज करना है। एस्टिमेशन ऑफ अनसर्टेनिटी, अगर तुमने कुछ एस्टिमेट किया है, जैसे फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन के लिए तुमने फॉर्मूला अप्लाई करो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, तो जो एस्टिमेटेड लाइफ तुमने फाइंड किया है या उसका जो स्क्रैप वैल्यू फाइंड किया है उस पर कितना अनसर्टेनिटीज है, ठीक है। रेसिडुअल वैल्यू ऑफ असेट, वो उस पर कितना अनसर्टेनिटीज है, ये दोनों को बताना है। एंड अदर डिस्क्लोजर दोनों को फील होता है कि ये बताना शेयर होल्डर्स के लिए या फिर प्रॉपर वर्ड स्टेक होल्डर्स के लिए ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, तो अदर डिस्क्लोजर दोनों दे सकते हैं। तो ये हुआ पूरा इंडेस 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। समझ में आया एवरीवन? तो समझ में आया। आपने इसमें Yes, sir. कंपैरेटिव क्या लास्ट है, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल, इसमें कंपैरेटिव वर्ड क्या है? कौन सा पॉइंट Information. में? क्या?
इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन